वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में। यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स आपने लिया है, आपने बीए में एडमिशन करवा लिया है, अब आप सोच रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें या इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स को लेकर के आपके दिमाग में नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन समस्त प्रश्नों का जवाब जो होगा यह वीडियो होगी। आपको बता दूं, आज के वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी चेंज हो गया है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम कर दिया गया है, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सिलेबस आपका भी है, मतलब आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं तो सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिलेबस आपका यही है। अब सिलेबस आपका क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ये आपके पेपर का नाम है और यही आपको पढ़ना है, खास करके बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ, फिर 5, ठीक है, फिफ्थ, और उसके बाद में फिर आपका 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में आपकी परीक्षा संपन्न होगी, यानी कि 3 साल का बीए आपका कंप्लीट होगा। अब आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो या व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, माइक्रो माने होता है सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे लेवल पर अध्ययन करना, किसी एक इकाई के बारे में अध्ययन करना, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसमें खास करके विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं अवसर लागत हो गया, सीमांत लागत हो गई, ठीक है, सीमांत आय हो गई, मूल्य है, मांग है, पूर्ति है, तर्क है, वक्र है, इन सभी के बारे में आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में पढ़ते हैं। और इसके पैरेलल एक और है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, विद्वानों ने उसको कैटेगराइज किया है। एक होता है व्यष्टि, यानी जिसके बारे में हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, एक होगा समष्टि जिसको आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है व्यापक अर्थशास्त्र, जिसमें आप राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करते हैं, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, ये सब आप देखते हैं, जीडीपी, जीएनपी के बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं उसमें, और खास करके वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहत स्तर पर उसका अध्ययन करते हैं, मतलब बड़े यानी व्यापक पैमाने पर अध्ययन एक प्रकार से जिस अर्थशास्त्र का हम करते हैं, या जिस अर्थशास्त्र की विधियों का प्रयोग करके, या जिस अर्थशास्त्र में हम व्यापक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके एक प्रकार से चीज़ों का अध्ययन करते हैं, समग्र अध्ययन करते हैं। खास करके आपको बताऊं, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आप देखते हैं आपको समग्र उपभोग, समग्र निवेश, पूर्ण रोजगार, समग्र मांग, मूल्य, राष्ट्रीय आय, संपूर्ण जो मनुष्य के कार्य होते हैं, व्यक्तियों के संपूर्ण कार्यों के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर सारी समग्र बचत, प्रभावी मांग, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, समष्टि आर्थिक मॉडल, समग्र पूर्ति मूल्य, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। लेकिन चूंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक प्रकार से अलग अलग मेथड का प्रयोग करके दोनों का अध्ययन किया जाता है, फिर भी दोनों कहीं ना कहीं पे एक ही सिक्के के 2 पहलू, मतलब एक के बिना दूसरे नहीं चल सकता, मतलब एक के जो दोष हैं वो दूसरे में एक प्रकार से वही चीज़ सही बताई गई और उन चीज़ों के माध्यम से एक प्रकार से इसके दोष निवारण हो जाते हैं। मतलब अगर अकेले आप व्यष्टि को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो भी संभव नहीं है, और अगर आप चाहें कि हम समष्टि को पढ़ लेंगे, व्यष्टि को छोड़ देंगे, तो भी संभव नहीं है। मतलब आपको पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, ये एकदम से 100% मानिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा दोनों के बारे में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, और कुछ भिन्नताएं भी हैं, और एक दूसरे की भिन्नताएं अगर आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के संबंधों के द्वारा एक प्रकार से अर्थशास्त्र जो होता है अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने इसीलिए बता दी चूँकि आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको परिचय समझना है। आप किसका परिचय समझेंगे? तो सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे किसके बारे में? अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर 1 में हमको परिचय समझना है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देखेंगे। बाकी आगे आप चैप्टर्स तमाम सारे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम तमाम प्रकार के सिद्धांतों के बारे में और भी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रकार से नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। NAP 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का सिलेबस यही है, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और आपको ध्यान दिलवाना पड़ेगा मुझे, ये न्यू बैच है 2024-25 के बच्चों के लिए। हमारे जो आगे 25, 26, 27 सिलेबस वही रहेगा, अभी बदलेगा नहीं 25, 26, 30 तक, ठीक है। तो आप लोग यही पढ़ेंगे, यही चीज़ें आप में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है खास करके जब इकोनॉमिक्स नहीं बना था उससे पहले की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उससे पहले की बातों को जानेंगे तो विधिवत तरीके से हम और अच्छे तरीके से या एक मूलभूत जानकारी हमको मिलेगी इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो जब इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थशास्त्र नहीं बना था, उससे पहले हम लोग इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। किसके नाम से भैया? पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम लोग इसको जानते थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा इसको मान करके हम लोग पढ़ा करते थे, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते थे। कि कुल में समझ रहे हैं ना चीज़ों को, यानी राजनीति में हम इसको पढ़ते थे और राजनीति में एक प्रकार से इसको समाहित करके पढ़ते थे। जैसे आजकल आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी चीज़ें पढ़ते हैं जो खास करके किसी न किसी विषय के अंतर्गत होता ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं सामाजिक भौतिकी कहा जाता था पहले, समाजशास्त्र को क्या कहते थे? सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। फिर अगस्त काम्ट आते हैं 1838 में, वो उसको सोशियोलॉजी कहते हैं और वहीं से एक नए विषय की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का भी कुछ फंडा है। अर्थशास्त्र में आते हैं एक विद्वान, उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बड़े ज़बरदस्त विद्वान है। एडम स्मिथ जो है खास करके उनकी एक पुस्तक आती है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एक ऐसी पुस्तक है मेरे भाई, जिस पुस्तक के माध्यम से ही अर्थशास्त्र एक प्रकार से एक विषय के रूप में उभरा। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के माध्यम से ही इकोनॉमिक्स विषय वस्तु की उत्पत्ति होती है और खास करके इसीलिए इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ही एक प्रकार से पहले वास्तविक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। एडम स्मिथ ही इकोनॉमिक्स के फादर है, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं। जिस प्रकार से अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं, अरिस्टोटल जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं, हेरोडोटस जिस प्रकार से इतिहास के जनक हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि सर जी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र, इनमें से पहले कौन आया? तो जो एडम स्मिथ वाला अर्थशास्त्र है या जो एडम स्मिथ ने बताया, उन्होंने एक प्रकार से किस अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करी है? तो एडम स्मिथ ने एक प्रकार से अगर बात की जाए तो उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया। व्यष्टि मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर उन्होंने चर्चा करी। चूँकि जब एडम स्मिथ एक प्रकार से कार्य कर रहे थे तो उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही बोलबाला था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का विकास ही हो रहा था। तो एडम स्मिथ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। कौन? एडम स्मिथ। और इसके बाद में तो एडम स्मिथ एक तो अर्थशास्त्र के भी जनक हैं और दूसरे स्तर पर अगर एक प्रश्न यहीं पर और पूछा आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो आप क्या बताओगे? तो भी आप बताओगे एडम स्मिथ ही बताओगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर फादर पूछेगा तो एडम स्मिथ। लेकिन अगर आपसे क्या पूछ ले भैया, आपसे अगर ये पूछे कि भाई ये बताओ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मतलब जो व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने, राष्ट्रीय आय के बारे में गणना करने वाला जो अर्थशास्त्र है, तो उसका जनक कौन है? अब ये भी गंभीर प्रश्न आपके समक्ष आ गया। सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए भाई, क्या हो सकता है? क्या एडम स्मिथ समष्टि के भी होंगे? नहीं। समष्टि विचारधारा जो आई या समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जब अध्ययन प्रारंभ हुआ तो आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में एक प्रकार से कुछ लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का समर्थन जरूर किया, लेकिन अच्छा समर्थन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचें कि बिना ईंट के मकान बना लेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है।
तो इसीलिए समष्टि को पढ़ने के लिए व्यष्टि को पढ़ना और व्यष्टि को पढ़ने के लिए समष्टि को पढ़ना परम आवश्यक है। ईंट का महत्व तभी है जब वो घर के लिए उपयोग होता है, वरना ईंट का कोई महत्व नहीं है जीवन में। अगर घर ना बनाया जाता ईंट से तो ईंट का कोई महत्व होता नहीं होता। लेकिन घर का उपयोग है, घर उपयोगी है, और घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है। इसीलिए ईंट भी उपयोगी है। और ईंट किसके लिए उपयोगी? ईंट का उपयोग क्यों होता है? ईंट क्यों महत्वपूर्ण इतना है? क्योंकि उसका घर बनता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है घर, रोटी कपड़ा मकान। समझ में आ रही चीजें? तो यानी जिस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र से मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि से रिलेटेड है, उसी प्रकार समष्टि व्यष्टि से, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि घर और ईंट का संबंध है, तो ईंट एक इकाई है और घर एक बड़ा, एक प्रकार से ईंट और सीमेंट कई चीज़ों से मिलकर के बना है। तो ईंट हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब ईंट हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो बड़ा मकान बना है, महल बना है, वो आपका हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र बाद में आता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो हैं प्रोफेसर कीन्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रोफेसर कीन्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, और उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की एक प्रकार से व्याख्या करी, समष्टि अर्थशास्त्र को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उसके बारे में ये हो गया। तो ये रहा थोड़ा सा एक मूलभूत जानकारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स की परिभाषा देखते हैं। इकोनॉमिक्स की परिभाषा सबसे पहले, चूंकि जनक है महाराज एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ एक देख ली थे कि भाई एडम स्मिथ महोदय का कहत हैं अर्थशास्त्र का लेके कि अर्थशास्त्र के बारे में काव कहत हैं। ठीक है, समझ रहा तो ना बात का हमारी? तो एडम स्मिथ कहत हैं, बहुत गदगद बाणी में कहत हैं एडम स्मिथ, चूंकि भाई सबसे पहली बार अर्थशास्त्र के बारे में बतावत है। यह वजह से थोड़े इनके अंदर काव है, क्या है, जैसे आपके अंदर होती नहीं कि उड़ेलने की, आप इंटर पास करके आए तो आपके अंदर एक जुनून होगा। मैं बहुत पढ़ने में तेज़ था इंटर में, लेकिन जब आप आगे और पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो भी पढ़ाई लिखाई सब आपकी जो होगी, जो तेज वाला होता है वो तेज वो सब अलग रह जाता है, और आपको एक नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। मैं जब पढ़ करके गया तो मैं हाई स्कूल तक एकदम से मैं 50 नंबर का टेस्ट होता था, 2-2 नंबर पाता था। बहुत मारते थे हमारे टीचर उचर। पहले मारने पर कोई केस वोस नहीं होता था, पहले मार पड़ती थी हम लोगों के ज़माने में। ठीक है, जब लेकिन अब क्या है, अब टीचर अगर मार देता है तो फिर बच्चे केस कर देते हैं उसके ऊपर। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो एक प्रकार से मैं कुछ दूसरा उदाहरण आपको देने जा रहा था, लेकिन फिर भी समझे। तो एडम स्मिथ जो है पहली बार जब आते हैं तो बड़े उतावले रहते हैं। तो कहते हैं एडम स्मिथ कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप और इसके कारणों की छानबीन की जाती है। किसके कारणों की? राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप के कारणों की छानबीन की जाती है। किसके अंतर्गत? समष्टि मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इकोनॉमिक्स की परिभाषा देते हुए, अर्थशास्त्र की परिभाषा को देते हुए एडम स्मिथ महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र विषय में क्या होता है, राष्ट्रों की जो संपत्ति होती है, राष्ट्रों का जो धन होता है, उस धन का क्या स्वरूप है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्वरूप के बारे में, यानी उसका स्वरूप कैसा है और इसका इस स्वरूप होने का क्या कारण है, राष्ट्रों की संपत्ति का जो स्वरूप है उसका कारण क्या था, इसकी छानबीन करता है, कारणों की छानबीन करता है, राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप के कारणों की छानबीन करता है। ये बात एडम स्मिथ जो कि जनक है अर्थशास्त्र के, वो कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं ये? आगे कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि मैंने यहाँ पर यह लिखा है और यह यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। तो वेल्थ का विज्ञान है, वेल्थ का साइंस है, यानी धन का विज्ञान है, धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु है जो धन का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? धन का अध्ययन करती है। क्या धन के अध्ययन मात्र से ही इकोनॉमी कंप्लीट हो जाती है? नहीं कंप्लीट होती, बिल्कुल नहीं कंप्लीट होती। और यही कारण है कि बाद के विचारकों ने इनकी बहुत कटु आलोचना करी है। इनकी ही नहीं बल्कि जो दूसरे विद्वान आते हैं उनकी परिभाषा को हम समझते हैं। प्रोफेसर वाकर ये भी एडम स्मिथ के विचारों से सहमत है। प्रोफेसर वाकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से रिलेटेड है, धन से संबंधित है।
यानी अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? अर्थशास्त्र ज्ञान की शाखा है। किसने कहा? प्रोफेसर वाकर ने कहा। प्रोफेसर वाकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है ज्ञान की वह शाखा है जो धन से रिलेटेड है, जो मनी से रिलेटेड है, जो रुपए पैसे से रिलेटेड है। क्या रुपए पैसे से रिलेटेड होना अर्थशास्त्र हो जाएगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और भी पहलू है इसके, कई पहलू हैं भाई ना। तो सारे पहलुओं को इन लोगों ने नहीं समझा और जाना। हालांकि चूंकि जिस समय परिभाषाएं दे रहे हैं वो समय एक प्रकार से उस समय में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, नए नए विचारक हैं, नया नया विषय बना है। तो ऐसी स्थिति में उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन कर पाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और ऐसी स्थिति में जो ये परिभाषा दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ठीक परिभाषा थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे मनुष्य का पांव पसरता गया वैसे वैसे अर्थशास्त्र के नियम और अर्थशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां, विधियां, मेथड सब परिवर्तित होते गए। और आज के परिप्रेक्ष्य में केवल धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहना तर्कसंगत नहीं है। तो प्रोफेसर वाकर और एडम स्मिथ, इनके विचार आपस में मिलते जुलते हैं। क्योंकि एडम स्मिथ का एक कथन बड़ा फेमस है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और वाकर का कथन फेमस है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा जो धन से संबंधित है, मतलब धन से ही रिलेटेड जो है शास्त्र या विज्ञान, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ऐसा वाकर कहते हैं। और खास करके धन या धन का विज्ञान है, मतलब इकोनॉमी को एक विज्ञान ये लोग सिद्ध करते हैं। मतलब कि इसकी प्रकृति की अगर बात की जाए, आपसे प्रश्न पूछे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका क्या होगा? साइंटिफिक नेचर है, वैज्ञानिक नेचर है, वैज्ञानिक प्रकृति है अर्थशास्त्र की। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन विधियों का प्रयोग करके अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन या संकल्पनाओं के बारे में बताया जाता है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अर्थशास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस से कहीं आगे एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से बढ़ करके एक प्रकार से है, मतलब ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। क्योंकि इसके जो जनक है वही इसको विज्ञान स्वीकार करते हैं, उसके बाद में वाकर, और इसके बाद में एडम स्मिथ के ही एक अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है उन्हीं के विचारों को फॉलो करने वाले, उन्हीं के जेबी से, इनका नाम क्या है? जेबी से एक अर्थशास्त्री हैं, बढ़िया अर्थशास्त्री हैं जेबी से। जेबी से फ्रांसीसी अनुयायी थे, ये फ्रांस के थे, एडम स्मिथ के अनुयायी थे। और इन्होंने भी एडम स्मिथ के विचारों का समर्थन किया, खुल करके समर्थन किया, और इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं करते ये। तो जेबीसी कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, ये भी विज्ञान, देखिए विज्ञान, ज्ञान, और यहां पर भी आप देखेंगे विज्ञान। क्या लग रहा है आपको? तीनों लोग विज्ञान, यानी प्रकृति यहाँ की इकोनॉमिक्स की क्या है? साइंटिफिक है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि दोनों कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी धन या संपत्ति की बात हो रही है, यहाँ पर धन की बात हो रही है, और यहाँ पर भी धन की बात हो रही है, यहाँ पर संपत्ति की बात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये तीनों विचारक कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से ही संबंधित हैं, एक दूसरे के विचारों को फॉलो करते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। तो आपसे अगर पूछे कि भाई एडम स्मिथ, प्रोफेसर वाकर और जेबी से, ये तीनों विचारकों में से कौन अलग है, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा प्रोफेसर मार्शल या प्रोफेसर रॉबिन्स दे देगा। क्योंकि रॉबिन्स महोदय ने बड़ी कटु आलोचना करी है। रॉबिन्स के अलावा रास्किन और कार्लाइल महोदय आए इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आलोचना करी है, बहुत कटु आलोचना करी है। और उस कटु आलोचनाओं को एक प्रकार से रोकने के लिए कहीं ना कहीं पे प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, ऐसे केनन, क्लार्क, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने मिल करके जो एक प्रकार से कार्लाइल और रास्किन के जो एक प्रकार से आलोचनाएं थी उनसे रक्षा करी। तो यहाँ पर विज्ञान सबसे पहली बात साइंटिफिक है, दूसरी बात धन या संपत्ति की विवेचना करने वाला शास्त्र या विज्ञान है अर्थशास्त्र। तो ये तीनों विद्वानों के अनुसार हमने समझा। इसके बाद में आते हैं प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दी, प्रोफेसर पीगू, केनन और क्लार्क। ये चार विद्वान ऐसे हैं, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और केनन, ठीक है, केनन और क्लार्क, ये चार विद्वान ऐसे हैं, अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कि बहुत ही एक प्रकार से, जो इन लोगों ने प्रोफेसर वाकर, जेबी से
और एडम स्मिथ ने जो धारणा बनाई थी कि भाई ये धन का विज्ञान है, इन्होंने उसको साफ नकारा इसलिए क्योंकि आलोचनाएं बहुत होने लगी। और ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के चीज़ों को बचा करके रखना, अर्थशास्त्र को एक व्यापक पैमाने पर लाना, अर्थशास्त्र को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि इसकी आलोचनाएं कम हो और लोग इसको समझ पाएँ, जान पाएँ, इसकी प्रभुता को समझ पाएँ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, ऐसी स्थिति में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, केनन और क्लार्क महोदय ने एक प्रकार से धन संपत्ति की विवेचना को तो स्वीकार कहीं ना कहीं पे किया कि भाई बिना धन के तो इसका अध्ययन होगा नहीं, लेकिन केवल धन की बात अगर की जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रुचिकर ना होगा, अच्छा ना होगा। केवल धन मात्र से ही एक प्रकार से अगर बताएं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो होता है, अर्थशास्त्र में केवल धन का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र एक निरंतर विकासशील विषय है चूंकि, और सबसे पहले इसको प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय एल्फ्रेड मार्शल को जाता है। प्रोफेसर मार्शल, पीगू, इन सभी लोगों ने मिल करके कहा कि क्या कहा, इन्होंने खास करके रास्किन और कार्लाइल, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, ये बहुत ज़्यादा आलोचनाएं इन्होंने करी, कटु आलोचनाएं करी इन तीनों के परिभाषाओं की, और इन तीनों के जो सिद्धांत दिए थे इन तीनों ने, उनकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं करी। तो उन्हीं कटु आलोचनाओं से बचाने का काम किया किसने, इन चारों लोगों ने, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, केनन और क्लार्क ने। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन तीनों का विचार क्या है इसमें, मार्शल, पीगू, केनन और क्लार्क, इन सब ने यह स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया भैया, कि धन जो होता है, क्या स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट यह किया कि धन जो होता है मनुष्य के लिए है। धन किसके लिए है, मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। यानी मनुष्य से धन है, ना कि धन से मनुष्य है। धन नहीं था तो भी मनुष्य था, ठीक है, और धन नहीं रहेगा और धन रहेगा तो भी मनुष्य रहेगा। मनुष्य पर धन का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ये कह देना कि धन ना होने से मनुष्य का ना होना संभव नहीं है, तो ऐसी बिल्कुल गलत धारणा है। तो प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर कीनन और क्लार्क, इन लोगों ने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। यानी धन तो साधन मात्र है, मनुष्य का एक साधन है धन, और उन साधन के माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। जैसे धन नहीं होगा तो आप पंखा नहीं लगवा पाएंगे, धन नहीं होगा तो आप एक प्रकार से अपना गद्दा, रजाई या एक प्रकार से घर बनवाना हुआ, कपड़ा, पैंट, शर्ट खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, आप उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो धन जो होता है एक साधन मात्र है, और साध्य जो होता है वो मानव कल्याण होता है। समझ रहे, अर्थशास्त्र का जो कल्याण, मतलब अर्थशास्त्र का जो मुख्य काम है वो मनुष्य का कल्याण करना है। किसके माध्यम से, धन के माध्यम से। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जिस विषय या शास्त्र या विज्ञान के अंतर्गत मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए धन को माध्यम बना करके मानव कल्याण की पूर्ति की जाती है। एक ऐसा विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल, पीगू, केनन और क्लार्क महोदय ने इस परिभाषा को लाया, और इस प्रकार से जो लोग आलोचनाएं कर रहे थे कि भाई ये केवल धन के विज्ञान को लेकर के ऐसी बातें बोल रहे थे, उसको नकारा। उनकी आलोचनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया इन लोगों ने, और जवाब जरूरी भी था। अगर जवाब ना दिया जाता तो शायद आज हम लोग जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो ना पढ़ पाते, और वैसा स्वरूप ना होता। खंडन मंडन की प्रक्रिया अगर नहीं चलती है, वाद प्रतिवाद नहीं होता है, तब तक मज़ा नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं जो बातें कह दूं आप संपूर्ण बातों से एग्री कर जाएं तो मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप कमेंट में कुछ चीज़ें पूछे ना। हालांकि अब तो क्या होता है, ये तो थोड़ा सा अलग उदाहरण मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी मतलब कोई भी धारणा, कोई भी व्यक्ति जीवन में संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। कोई भी चीज दुनिया की सत्य नहीं हो सकती, मात्र एक मृत्यु सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस बात को किसने बताया, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो प्रोफेसर मार्शल, पीगू और इन लोगों ने कहा कि भाई धन तो साधन मात्र है, एक किसका साधन मात्र है, मनुष्य के कल्याण के लिए।
ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इन मानव कल्याण के संदर्भ में जो धन आता है उसी का अध्ययन मानव कल्याण के लिए किया जाता है धन का, और इन्हीं सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपने समझा। इसके बाद में आधुनिक अर्थशास्त्रियों में नाम आता है प्रोफेसर रॉबिन्स का। प्रोफेसर रॉबिन्स ने चूंकि इन सभी चीज़ों को देखा, आलोचनाओं को पढ़ा, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जाना, और जो सब चीज़ जानी गए महोदय प्रोफेसर रॉबिन्स, तो कहीं कि अगर हम केवल एक ही चीज़ कहबे तो फिर दिक्कत हो जी। तो प्रोफेसर रॉबिन्स जो है 4 चीज़ बताइन, 4 चीज़ का बताइन प्रोफेसर रॉबिन्स, 4 चीज़ ही बताइन, 4 उद्देश्य बताइन अर्थशास्त्र के। 4 उद्देश्य का बताइन। पहला उद्देश्य बताइन उद्देश्य, मतलब पहली चीज़ का बताइन, चूँकि रॉबिन्स जो है, रॉबिन्स के का नाम है भाई, रॉबिन्स का नाम है प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये। 1932 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इस पुस्तक में मार्शल तथा अन्य परंपरागत अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का बहुत ज़्यादा खंडन किया गया। यानी जितने परंपरागत ये सब थे जिन लोगों ने दिया, उन सभी का खंडन किया इन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जब सभी विचारों का खंडन किया, उन्होंने अर्थशास्त्र के स्वरूप और महत्व के संबंध में अपना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं 4 आधार देते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के 4 आधार हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है असीमित साधन, एक होता है साधनों के अनेक उपयोग, और चौथा होता है आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता और चुनाव की समस्या। ये 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? यानी हर एक चीज़ का किसी न किसी मामले में उद्देश्य जरूर होता है। यानी चाहे धन की बात की जाए या किसी भी चीज़ की बात की जाए, उसका उद्देश्य होता है। मनुष्य के उद्देश्य अनेक होते हैं और पता भी होते हैं। उद्देश्यों का अर्थ मनुष्य की अनंत, असंख्य और असीमित तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से होता है। मानव की आवश्यकताएं चूंकि अनंत होती हैं, मनुष्य जो होता है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, और जब मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है तो उन्हीं इच्छाएं जो होती हैं वही उद्देश्य कहलाती है, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप करता है। तो सबसे पहली बात उद्देश्य। दूसरी बात जो प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं, दूसरी बात वो कहते हैं सीमित साधन। चूँकि जो मनुष्य है उसके उद्देश्य तो असीमित हैं, असीमित उद्देश्य हैं, लेकिन साधन सीमित हैं। जैसे कि 100 लोग हैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाने वाले या कोई भी कंपनी की मोटरसाइकिल चलाने वाले, ठीक है, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले, लेकिन मोटरसाइकिल कितनी है? 40 मोटरसाइकिल ही बनी है मार्केट में। यानी कि सीमित साधन क्या है? सीमित हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे, नहीं पूरे दृष्टि से देखेंगे, सीमित साधन है, तो सीमित साधन के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना भी अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, मनुष्य का उद्देश्य बहुत ज़्यादा है। हमने मोटरसाइकिल ली है तो हमको 4 चक्का चाहिए, हमारे पास साइकिल है तो हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमारे पास 4 चक्का है तो हम और बड़ी गाड़ी ढूंढेंगे, ठीक है, उससे और बड़ी गाड़ी ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग पैदल स्कूल जाते, तो मैं सोचा था कि भाई एक साइकिल हमारे पास हो जाए, तो साइकिल हो गई जब बड़े हुई थोड़े से, ठीक है। जब मैं 11-12 में पहुंचा तो मुझे एक साइकिल मिल गई थी, तो साइकिल हो गई घर की, मतलब एक पर्सनल साइकिल, मतलब जो होती है घर की थी, 2 साइकिल थी। तो स्कूल उसी साइकिल से जाते थे, और बाद में आते थे तो वहाँ से फिर चरी वरी जो घास वास काटने जाना पड़ता था, तो फिर वो सब काट करके हम लोग आते थे। फिर उसके बाद तो मैं सोचूं कि अगर जो है एक मोटरसाइकिल मिल जाती तो ठीक रहता। मोटरसाइकिल चलाने की बड़ी इच्छा होती थी। इंटर में हम लोग मोटरसाइकिल नहीं चला पाते थे। एक समय याद है कि मैं जब जा रहा था तो मोटरसाइकिल पहली बार सीख रहा था, तो जो क्लच होता है वो छोड़ने में बड़ी समस्या होती, तो मैंने क्लच छोड़ा। हीरो होंडा ही गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, तो वो एक लोगों की मांग करके ले गए थे। हम लोग जो है बाज़ार जा रहे थे लावा भुजवाने के लिए, जोंधरी का मक्के के अलावा जो होता है उसको भुजवाने जा रहे थे। तो हम और एक मित्र हमारा बैठा था जो BSc का पढ़ाता है वो, ठीक है। तो हम साथ में दोनों लोग बैठे थे। तो जो है हमने कहा कि भाई दो मुझे, मैं चलाऊँगा। तो मैं चला रहा था, तो क्या हुआ कि मैंने क्लच छोड़ा, तुरंत चक्का उड़ गया अगला, फिर तुरंत गिरा, फिर एक्सीलेटर, और पूरा एकदम एक्सीलेटर नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, जड़ बुद्धि होती है ना उस समय बालकों की। तो क्या होता है कि एक्सीलेटर हौंका है पूरा, क्लच जो है मैं बार बार दबा छोड़ रहा हूँ। 3-4 बार गाड़ी उठी, उसके अंदर गिर पड़े लेकर के, चोट नहीं आई थी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं इन चीज़ों को लेकर के।
तो और दूसरी बात, प्रोफेसर रॉबिन्स सीमित साधनों की बात करते हैं। तीसरी बात, साधनों के अनेक उपयोग होते हैं, क्योंकि एक ही साधन के कई उपयोग हो सकते हैं। मनुष्य अपने अपने हिसाब से तमाम साधनों का उपयोग करता है। इसके बाद में चौथा जो उनका है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता और चुनाव की समस्या। क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकताएं तीव्र होती हैं, बहुत सारे आवश्यकताओं की मतलब व्यक्तियों की आवश्यकताएं मध्यम होती हैं, मंद होती हैं। तो उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर के चुनाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे आजकल आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएं तो कई मोटरसाइकिल मार्केट में आ चुके हैं, तो आपको चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। चुनाव मतलब क्या होता है कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल हम खरीदें, तो एक चुनाव की समस्या आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई चुनाव की वस्तुओं की चुनाव की समस्या, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। ऐसे कई कंपनी की चीनी आती है, कई कंपनी की बिस्कुट आते हैं, तो कौन सा कंपनी आपको खाना है, ये चुनाव की समस्या होती है। तो ये सब एक प्रकार से अर्थशास्त्र में चीज़ें होती हैं, ऐसा प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं। और इन सभी चारों आधारों के हिसाब से ये परिभाषा देते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का, उसकी ज्ञात अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों जिनका विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने विज्ञान ही कहा है। विज्ञान को कोई नकार नहीं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, मतलब अर्थशास्त्र को आधुनिक अर्थशास्त्री भी विज्ञान कह रहे हैं और प्राचीन अर्थशास्त्री भी विज्ञान उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें क्या होता है, मानव व्यवहार का, मानव व्यवहार मतलब मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी, मैंने पहला उद्देश्य बताया था। ठीक है, उसकी ज्ञात अनंत आवश्यकताओं का, चूंकि अनंत इच्छाएं हैं, ज्ञात मतलब चूंकि इच्छाएं जो होती है उसको पता होती है मनुष्य का जो उद्देश्य होता है वो, तो मनुष्य मानव व्यवहार का उसकी ज्ञात अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधन, चूंकि सीमित साधन होते हैं जिनका विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है। कई प्रकार से हम एक साधनों का कई मामलों में उपयोग कर सकते हैं, कई मैटर में किसी चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा जुकाम मुझे ज़्यादा है इसीलिए थोड़ी समस्या हो रही, तो परेशान मत होइएगा। तो विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है, उन्हीं के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये हो गया प्रोफेसर रॉबिन्स, यानी विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों का जो मनुष्य की मतलब मानव व्यवहार है और जो मनुष्य की तमाम सारी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं का सीमित साधनों में एक प्रकार से उनका प्रयोग हो सकता है। तो उन्हीं प्रयोग होने के यानी मनुष्य के जो साधन हैं और जो उसका आवश्यकता है, जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं साधनों की उपलब्धता और मनुष्य की आवश्यकता दोनों को एक प्रकार दोनों के बीच जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है ये कौन सा, प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान जो है। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये तो हो गया अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ऑलरेडी मैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। और अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की विचारधारा जो है वो खास करके आधुनिक है, संपूर्णदर्शी विचारों पर आधारित है और आर्थिक विचारधारा में उलटफेर जो किया था ये मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करी थी सबसे पहले, उसमें नाम आता है जॉन मेनार्ड कीन्स का। उनकी एक पुस्तक है कीन्स की, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में सबसे पहले 1936 ईस्वी में पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन कीन्स ने किया था और समष्टि अर्थशास्त्र की प्रथम वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, और उसके बाद में तो प्रोफेसर कीन्स के बाद में आते हैं जेके मेहता वगैरह, जेके मेहता हो गए, ठीक है, वालरस हो गए, बिक्सेल है, फिशर हैं। तो ये सब आपको मैं बता दूं। समष्टि अर्थशास्त्रियों में आपसे पूछे कौन से अर्थशास्त्री समष्टि हैं, कौन से व्यष्टि हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सब अंतर ध्यान रखिएगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एक ये हो गया, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक मतलब ये हो गया आपका व्यापक अर्थशास्त्र, इसको व्यापक भी कहते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र हो गया ये, और ये हो गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म हो गया, समझ रहे हैं, इसको माइक्रो और इसको मैक्रो बोलते हैं। अच्छा, जो समष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके जनक कौन है? इसके जनक है कीन्स महोदय। मैंने बताया 1936 में उनकी पुस्तक आती है, उसी पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करी कीन्स ने, इसीलिए इनको इनका जनक कहा जाता है। जबकि
व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके जो जनक हैं उनका नाम मैंने आपको बताया था, एडम स्मिथ उनके जनक हैं। और इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के जो है सिद्धांत या समष्टि अर्थशास्त्र के विचारकों में अर्थशास्त्रियों में जेके मेहता का नाम इंपॉर्टेंट है, वालरस, बिक्सेल और फिशर, इन लोगों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। ये सब समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड अर्थशास्त्री हैं। जबकि अगर बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड अर्थशास्त्रियों में तो उनमें नाम आता है डेविड रिकार्डो का, जेबी से का, जेएस मिल का और प्रोफेसर मार्शल का। ठीक है, एडम स्मिथ तो उसके जनक ही हैं। तो इस प्रकार से ये सब ध्यान रखिएगा। थोड़े जो इंपॉर्टेंट आपके अर्थशास्त्री थे जो इससे रिलेटेड थे, माइक्रो से कुछ उनके बारे में हमने लिख दिया और जो माइक्रो से रिलेटेड थे उनके बारे में बता दिया। तो यहीं से प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लिखित में प्रश्न पूछेगा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है और इसके कौन है, तो आप बता देंगे, या दोनों में अंतर या संबंध पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, व्यक्ति के संपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है संपूर्ण आय का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण आय मतलब राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम जो होती है, उसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी व्यापक अर्थशास्त्र में। इसके अलावा समग्र उपभोग के बारे में, यानी कि जितना उपभोग हो रहा है पूरे के पूरे देश में, एक देश लेवल पर अध्ययन किया जाता है उसका, तो समग्र उपभोग किया जाता है। समग्र निवेश भी एक प्रकार से, यानी कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्चा है पूरे देश का, उसके बारे में समग्र निवेश। पूर्ण रोजगार, जो पूर्ण रोजगार होता है उसके बारे में। समग्र मांग मूल्य क्या है उसके बारे में। ठीक है, समग्र बचत, प्रभावी मांग, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, समष्टि आर्थिक मॉडल, समग्र पूर्ति मूल्य, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक धारणा और आती है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र को लेकर के, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के उपकरण बॉक्स। तो उपकरण बॉक्स में खास करके समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बॉक्स में आप शामिल कर लेंगे उपकरण बॉक्स जो होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है लिखित में परीक्षा में कि समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बॉक्स में क्या क्या शामिल है। तो यही सारी चीज़ें समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बॉक्स में शामिल है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बॉक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है भाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका उपकरण बॉक्स में आप देखते हैं उपकरण बॉक्स, ठीक है, इसमें क्या शामिल है, इसमें आपका ये शामिल है तर्क, वक्र, मांग, पूर्ति, मूल्य, सीमांत आय, सीमांत लागत, अवसर लागत, व्यष्टि आर्थिक मॉडल, ये सब शामिल है। अच्छा, जो यहाँ पर वक्र और तर्क है ये इसमें भी शामिल है। ठीक है, वक्र इसमें और तर्क जो होता है बड़े लेवल पर होता है, तो यहाँ पर भी आप वक्र और एक प्रकार से तर्क कर सकते हैं। ठीक है, वक्र और तर्क जो होता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए वक्र और तर्क को ध्यान रखिएगा विशेष करके। ओके, तो ये हो गया थोड़ा बहुत व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। तो उपकरण बॉक्स में आपसे पूछे व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बॉक्स में क्या शामिल है, तो आप बताएंगे तर्क, वक्र, मांग, पूर्ति, मूल्य, सीमांत आय, सीमांत लागत, अवसर लागत, व्यष्टि आर्थिक मॉडल। ये सब आपके आने वाले समय में एक एक चैप्टर्स हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझाएंगे तो शायद आपको उतना समझ में ना आए। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के मतलब यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के उपकरण बॉक्स में क्या शामिल है, संपूर्ण मतलब व्यक्ति के संपूर्ण कार्य, संपूर्ण आय, निराष्ट्रीय आय, समग्र उपभोग, वक्र और तर्क भी शामिल है, समग्र निवेश, पूर्ण रोजगार, समग्र मांग मूल्य, ये सब शामिल है। ठीक है, प्रभावी मांग, समग्र बचत और इसके अलावा बचत की सीमांत प्रवृत्ति, समष्टि आर्थिक मॉडल और समग्र पूर्ति मूल्य, तो ये सब शामिल हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, प्रमुख अर्थशास्त्रियों में समष्टि में कीन्स, जेके मेहता, वालरस, बिक्सेल और फिशर है। कीन्स समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबीसे, जेएस मिल, मार्शल, ये सब शामिल हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है उस इनकी एडम स्मिथ की, और कीन्स की जो पुस्तक है मैंने आपको बताया था, कीन्स की पुस्तक का क्या नाम है, द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार इन पुस्तकों को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और लास्ट में एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर और संबंध को देखिए। अगर अंतर संबंध पूछा है तो क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जो छोटा अर्थशास्त्र होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यापक अर्थशास्त्र या जिसको आप समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
अर्थशास्त्री समस्त या समग्र अथवा संपूर्ण पर विचार करते हैं। एक संपूर्ण, मैंने आपको बताया था कि भाई एक घर है, घर ईंटों से बनता है, तो ईंटों का अध्ययन करना क्या हो गया, ईंटों का अध्ययन करना ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन पूरे के पूरे घर का अध्ययन करना ये हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों का अंतर आप लोगों ने समझ लिया। हालांकि दोनों अर्थशास्त्रों में भले ही आपको अंतर मैंने बता दिया, लेकिन अंतर के साथ साथ अंतर बहुत कम है, संबंध बहुत ज़्यादा है। इतने अंतर होते हुए भी दोनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा संबंध है और एक दूसरे के बिना अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं तो व्यष्टि की, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को छोड़ देते तो अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप व्यष्टि को भी छोड़ देते हैं तो अर्थशास्त्र की कल्पना अधूरी रह जाएगी। मतलब कि दोनों का होना अर्थशास्त्र में बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक अर्थशास्त्र जो होगा, इकोनॉमी जो होगी, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। और ऐसी सिचुएशन में जब वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी तो एक विषय का उसको दर्जा नहीं मिल पाएगा, उसकी वैज्ञानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो इसीलिए अर्थशास्त्र में की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिस हिसाब से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 समझा है, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र का। इसके बाद में चैप्टर 2, 3 इस प्रकार से आगे क्लासेस होती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अभी आप क्या पढ़ करके आए हो, इंटर में मैथ पढ़ के हो, फिजिक्स पढ़ के आए हो, कुछ भी पढ़ के आए हो, आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही आपको पता चलेगा कि भाई चैप्टर 1 में जैसे हमने समझाया वैसे आगे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने आज समझ लिया इसके बारे में। अब अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको पढ़ना है दुर्लभता एवं चुनाव के बारे में, अवसर लागत के बारे में, ठीक है, हीरा पानी विरोधाभास पढ़ेंगे, बजट प्रतिबंध के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा बहिर्भाव और जो बाह्यताएं होती हैं उसके बारे में। और इस प्रकार से 3-4 अवधारणाएं हम लोग चर्चा कर लेंगे चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में चैप्टर 3 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से बीए लेवल में आपको बता दूं कि पिछले मैं 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और विधिवत तरीके से आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।